मैं हरीश चंद्र, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, राजकीय इंटर कॉलेज कौब नारायणबगड़ चमोली से आपके सम्मुख एक बार पुनः उपस्थित हूं। जो वीडियो की श्रृंखला हमने प्रारंभ की है उसका ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो के अंतर्गत हम उत्तल लेंस की सहायता से अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करेंगे। तो आपको पता है कि जो प्रकाशिक घटनाएं हैं उसमें अपवर्तन की घटना चल रही है और इसके अंतर्गत हम जो लेंस हैं उनकी फोकस दूरियां ज्ञात कर रहे हैं। तो आज सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि जो अवतल लेंस है उसकी फोकस दूरी हम उत्तल लेंस की सहायता से क्यों ज्ञात कर रहे हैं। तो कारण है कि जो अवतल लेंस होता है वो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वर्चुअल बनाता है या अवास्तविक आभासी बनाता है। इस कारण से स्क्रीन पर हमें वो प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है, जबकि जो उत्तल लेंस है वह वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। हम उसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसीलिए हम अवतल लेंस को उत्तल लेंस के साथ लेकर उसकी फोकस दूरी ज्ञात करते हैं। तो आज का जो प्रयोग है उसका जो उद्देश्य है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी उत्तल लेंस की सहायता से ज्ञात करना। और इसमें जो सिद्धांत हम प्रयोग करेंगे वो हम संयुक्त लेंस का सिद्धांत प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले जो सिद्धांत है उसका एनिमेशन देख लेते हैं। तो आइए डिजिटल बोर्ड पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये घटना किस तरीके से, ये प्रकाशिक जो घटना है वह किस तरीके से होती है। मैंने एक उत्तल लेंस लिया हुआ है। अब इसमें सबसे पहले हम इसका मुख्य अक्ष ड्रॉ करेंगे। तो ये मुख्य अक्ष है जो कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से बीचों बीच गुजरता है। इसके पश्चात यहाँ पर एक वस्तु ली हुई है जो कि मैंने मुख्य अक्ष के नीचे रखी है। आप नीचे भी रख सकते हैं और ऊपर भी रख सकते हैं। तो वस्तु उत्तल लेंस के सम्मुख रखी गई है। इसके पश्चात इस वस्तु से प्रकाश किरणें निकल रही हैं और उत्तल लेंस पे जाके टकरा रही हैं या उत्तल लेंस पर आपतित हो रही हैं। इसके पश्चात ये प्रकाश किरणें अपवर्तित होती हैं और अपवर्तित होकर सीधे पथ पर निकल जाती है, यानी कि जो मुख्य अक्ष है उसके समांतर हो जाती हैं। आपको यहां पर यह समझना है कि जो वस्तु है इस वस्तु को हमने फोकस पर रखा है। यहां पर जो वस्तु है उसे फोकस पर रखा गया है। तो ये एक नियम भी है कि यदि उत्तल लेंस के सम्मुख वस्तु फोकस पे रखी गई हो तो प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो ये समांतर हो गई हैं और ये किरणें अनंत की ओर जा रही हैं। अब हम क्या करते हैं, इन किरणों के मार्ग में एक समतल दर्पण ले आते हैं। तो ये एक समतल दर्पण है। अब जो समतल दर्पण है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रकाश का परावर्तन करता है, यानी कि जब कोई प्रकाश किरण समतल दर्पण पर टकराएगी तो प्रकाश का परावर्तन होगा। ध्यान से सुनिए, जो उत्तल लेंस है या जो लेंस है वो प्रकाश का अपवर्तन करते हैं जबकि दर्पण प्रकाश का परावर्तन करते हैं। तो परावर्तन की घटना में होता क्या है, जो समतल दर्पण है वो प्रकाश किरणों को उसी पथ पर, आप देख सकते हैं एनिमेशन के द्वारा, उसी पथ पर वापस कर देता है। यहां पर एरो के द्वारा मैंने इसको दिखाया है। और इस तरीके से प्रकाश किरणें पुनः उत्तल लेंस में आती हैं और उत्तल लेंस से अपवर्तित होकर ठीक उसी बिंदु पर मिलती है, यानी कि जहां पर वस्तु थी वहां पर मिलती हैं या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो जहां पर प्रतिच्छेद करती हैं वहां पर वस्तु के ही ऊपर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यहां पर मैंने बताया था जो वस्तु है वो फोकस पर रखी है। तो ये बिंदु जो है वो फोकस बिंदु है और यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है, यानी कि प्रकाशिक केंद्र यहां पर होगा, इस दूरी को हम फोकल लेंथ कहते हैं या फोकस दूरी कहते हैं। यानी जो उत्तल लेंस हमने लिया है उसकी फोकस दूरी है यहां से लेकर यहां तक। अब देखिए, जब हमने समतल दर्पण लिया, समतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात जो प्रकाश किरणें हैं वो इस पथ पर वापस आई और वापस आने के पश्चात पुनः उसी बिंदु पर, यानी कि इसी बिंदु पर क्या हो गई है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं या एक दूसरे को मिल रही हैं। तो इस प्रकार से जो प्रतिबिंब है वो भी इसी बिंदु पे बन गया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है, यानी कि जो प्रतिबिंब की दूरी है वह भी फोकस दूरी ही है। तो यहां पर हमें जो उत्तल लेंस लिया हुआ है उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी मिल जाती है। तो हमने क्या किया, इसे f1 दूरी मान लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और संयुक्त लेंस की तरफ चलते हैं। तो यहां पे देखिए
एक संयुक्त लेंस मैंने ले लिया है। संयुक्त लेंस किस प्रकार से बनता है, क्या होता है, यहां पर एक उत्तल लेंस है, उसी के साथ जो ये फिगर आपको आधा दिख रही है ये एक अवतल लेंस है, यानी कि इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा गया है और इस तरीके से इसे कहा जाता है संयुक्त लेंस। तो ये संयुक्त लेंस है, यहां पे संयुक्त लेंस, ये थोड़ा सा यहां पे चेंज करेंगे हम। तो ये संयुक्त लेंस है। अब इस संयुक्त लेंस में क्या होता है, फिर से देखिए, यहां पर दर्पण है, दर्पण की पोजीशन हम चेंज नहीं करेंगे, यानी कि जहां पे दर्पण है वहीं पे रहने देंगे। यहां हमने बीच में संयुक्त लेंस ले लिया है। अब क्या होगा, जो वस्तु होगी उसकी स्थिति बदल जाएगी, यानी कि हम जब प्रयोग करेंगे तो प्रयोग में हमने जो समतल दर्पण है उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं करना है, जो हम संयुक्त लेंस लेंगे उसकी स्थिति में भी हम परिवर्तन नहीं करेंगे, हम परिवर्तन करेंगे किसमें, वस्तु की स्थिति में। यानी कि हमें पुनः एक ऐसी स्थिति प्राप्त करनी है कि प्रतिबिंब कहां पे बने। तो जो अब प्रतिबिंब बनता है उसके लिए डिस्टेंस बढ़ जाती है। अब प्रश्न ये आता है कि ये डिस्टेंस क्यों बढ़ती है, ये दूरी क्यों बढ़ती है। तो इसके पीछे कारण है कि जो उत्तल और अवतल लेंस हमने लिया है इसके कारण जो फोकस दूरी है वो बढ़ जाती है और जो लेंस की क्षमता है वो कम हो जाती है। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो संयुक्त लेंस है उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है और क्षमता घट जाती है। फोकस दूरी बढ़ने के कारण आप देख सकते हैं जो प्रतिबिंब है अब वो नई जगह पे बनेगा। तो इस तरीके से पुनः प्रकाश किरणें जाती हैं और फिर से दर्पण पे टकरा कर वापिस आती हैं और उसी स्थान पर क्या बनाती है, प्रतिबिंब बनाती है। तो इस तरीके से ये जो अब दूरी हमें मिलती है वो हमें संयुक्त लेंस की फोकस दूरी प्राप्त हो जाती है। तो यहां पर हम मान लेते हैं जो संयुक्त लेंस है उसकी फोकस दूरी f है। अब हमारे पास जब दो लेंसों को संयुक्त रूप में हम रखते हैं तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो यहां पे देखिए f हमें प्राप्त हो जाएगा प्रयोग द्वारा, f1 जो उत्तल लेंस हमने लिया था वो भी हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम f2 को ज्ञात कर सकते हैं और जो ये f2 है ये जो अवतल लेंस हमने लिया है, जो ये अवतल लेंस हमने लिया है इसकी फोकस दूरी है, उसकी फोकस दूरी को हम f2 कह रहे हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा 1/f2 इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/f1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम f2 को ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए अब प्रयोग की शुरुआत करते हैं और f और f1 की वैल्यू प्राप्त करेंगे और उसके पश्चात हम f2 की वैल्यू भी ज्ञात करेंगे। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जो अवतल लेंस है उसकी फोकस दूरी हम आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो ये प्रयोग हम करेंगे इसके कितने चरण होते हैं। तो सबसे पहले हमें जो प्रयोग है उसका उद्देश्य जानना है, आवश्यक सामग्री, किन किन एपरेटस की हमें आवश्यकता होगी, सिद्धांत क्या है, प्रयोग विधि क्या है, उसके बाद परीक्षण जो भी ऑब्जर्वेशन हम करेंगे उसके बाद हम इसमें एक टेबल का निर्माण करेंगे। उसके पश्चात यहाँ पर परिणाम ज्ञात किया जाएगा और इस प्रयोग से संबंधित जो भी सावधानियां होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो इस प्रयोग का उद्देश्य है उत्तल लेंस की सहायता से अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। इस प्रयोग हेतु जो आवश्यक उपकरण या सामग्रियां हैं वो निम्न प्रकार हैं: प्रकाशिक बेंच, ऊर्ध्वाधर स्टैंड, उत्तल लेंस। आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो उत्तल लेंस हम लेंगे उसकी क्षमता अवतल लेंस से अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा ऑप्टिकल निडल चाहिए, अवतल लेंस चाहिए और समतल दर्पण। जो सिद्धांत है उसे भी एक बार देख लेते हैं। जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस की फोकस पर रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। आपको ध्यान रखना है कि जो भी वस्तु उत्तल लेंस के फोकस पे रखी जाती है, प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात अनंत की ओर जाती हैं, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक इसी प्रकार जो प्रकाश किरणें अनंत से आती हैं वे उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस पर मिलती हैं या कन्वर्ज हो जाती हैं। तो अभी हम जो प्रयोग करने वाले हैं उसके लिए जो आवश्यक उपकरण हैं वो मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। सबसे पहले देखिए ऑप्टिकल बेंच है जो कि 1 मीटर की हमारे पास उपलब्ध है। इसके अलावा ऊर्ध्वाधर स्टैंड है और ऑप्टिकल निडल है। तो एक ऊर्ध्वाधर स्टैंड और ऑप्टिकल निडल की आवश्यकता है। इसी के साथ 2 लेंस होल्डर या मिरर होल्डर हमारे पास हैं। साथ ही एक अवतल लेंस है और एक उत्तल लेंस है जिनमें से हमें पहले उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है और उसके पश्चात अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है।
और इस प्रयोग में हमें आवश्यकता होगी समतल दर्पण की। तो यहाँ पर मैंने एक समतल दर्पण भी लिया है। आइए अब प्रयोग की शुरुआत करते हैं और किस तरीके जो सेटअप है उसको तैयार किया जाता है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक जो लेंस होल्डर है उसे बीच में रखना है। इसमें हम पहले उत्तल लेंस प्रयोग करेंगे। जो दूसरा लेंस होल्डर है उसे इसके दूसरी तरफ रखना है। इसमें हम समतल दर्पण प्रयोग करेंगे और जो ऊर्ध्वाधर स्टैंड है उसे लेंस होल्डर के आगे रखना है। इसमें हम ऑप्टिकल निडल प्रयोग करेंगे। तो किस तरीके से ये प्रयोग किया जाता है उसे देख लेते हैं। अभी जो प्रयोग हम करने जा रहे हैं तो इस तरीके से सेटअप करना है। सबसे पहले जो समतल दर्पण है उसे दूसरी तरफ रखना है और बीच में किसी एक पोजीशन पर आप उत्तल लेंस को रख दीजिए। इसके पश्चात आपको उत्तल लेंस में देखना है और धीरे धीरे अपने सर को दाएं और बाएं मूव करना है और इसमें कोशिश करनी है कि आपको वस्तु का प्रतिबिंब दिख जाए। जब आप स्टार्टिंग में वस्तु को अपनी ओर रखते हैं तो आपको जो प्रतिबिंब दिखता है वह सीधा दिखता है। जब धीरे धीरे आप वस्तु को लेंस की तरफ ले जाते हैं तो जो प्रतिबिंब है वो कुछ धुंधला सा दिखता है और जब आप और ज़्यादा मूव करेंगे तो आपको एक इन्वर्टेड इमेज दिखने लग जाती है। जब ये उल्टा प्रतिबिंब आपको दिखने लग जाए उसके बाद आप इस तरीके से अपने सर को हिलाते हुए कोशिश करें कि इस पे फोकस करके रखें और अच्छे तरीके से वस्तु पिन और इमेज को बैलेंस कर पाएं। तो यहाँ पर मैं एक बार इसे क्लोज कैमरे से दिखाता हूँ कि जो वस्तु पिन है वो हमें इस तरीके से दिखाई देती है। आप देख सकते हो जो वस्तु पिन है वो इस तरीके से हमें दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पर आप इसे देखें तो ये दोनों एक साथ मूव नहीं कर रहे हैं। अब आपको धीरे धीरे जो वस्तु पिन है उसे लेंस की ओर ले जाना है। अभी भी आप देखें तो जो वस्तु पिन है और जो प्रतिबिंब है वो अलग अलग दिशाओं में मूव कर रहे हैं और हम वस्तु पिन को लेंस की तरफ ले जाते हैं और फिर से देखने की कोशिश करते हैं। अब ये लगभग साथ साथ मूव कर रहे हैं लेकिन इनमें थोड़ा सा पैरेलैक्स है। के पश्चात और नज़दीक ले जाने पे लगभग इस स्थिति में ये दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कैमरे में देख के ही आपको ये रीडिंग बता रहा हूँ। तो एक बार देखते हैं इसका एडजस्टमेंट सही है या नहीं है। इस तरीके से आपको देखना है और जो पैरेलैक्स की स्थिति है उसे बिल्कुल जीरो करना है। तो यहाँ पे पैरेलैक्स है। एक बार मैं फिर से आपको क्लोज कैमरे से दिखाता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा पैरेलैक्स है। इसे हम और अच्छे तरीके से एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से आपको अपना सर मूव करना है दाएं और बाएं। एक ऐसा बिंदु आपको मिलेगा जहाँ पर पैरेलैक्स बिल्कुल जीरो हो जाएगा और दोनों इमेज बिल्कुल एक दूसरे के साथ मूव करेंगे। तो ये है वो बिंदु जहाँ पर जो प्रतिबिंब है और जो वस्तु है वो दोनों ही एक दूसरे के साथ देखिए एक दूसरे के साथ मूव कर रही है तरीके से। आप देख सकते हैं ये वो स्थिति है जहाँ पर प्रतिबिंब और वस्तु पिन दोनों एक दूसरे के साथ मूव कर रहे हैं। तो अब आप रीडिंग नोट कर लीजिए। ये जो पहली स्थिति है वस्तु पिन की स्थिति है लगभग 34 सेंटीमीटर पर है। जो लेंस होल्डर की स्थिति है वो 45 पर है और जो समतल दर्पण है उसकी स्थिति लगभग 61.1 है। तो ये रीडिंग हमें नोट कर लेनी है। अभी हम केवल उत्तल लेंस यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। इसके पश्चात
हम यहाँ पर जो उत्तल लेंस वाला होल्डर है इसी में अवतल लेंस को रखेंगे और उसके पश्चात फिर से रीडिंग फाइंड करेंगे और हमें एक नई स्थिति मिलेगी जो कि यहाँ पर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी को दिखाएगी। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे जो वस्तु पिन है और जो प्रतिबिंब है वो इस लेंस में हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर होता क्या है, जो वस्तु पिन है इससे प्रकाश किरणें सबसे पहले उत्तल लेंस पर जाती हैं, उसके पश्चात अपवर्तन की घटना होती है और अपवर्तन की घटना होने के पश्चात जो प्रकाश किरणें यहाँ से आगे बढ़ती हैं वो समांतर क्रम में इस समतल दर्पण पर टकराती है। जब प्रकाश किरणें समतल दर्पण पर टकराती हैं तो उसके पश्चात फिर से इस उत्तल दर्पण पर वापस आती है। अब यहाँ से जो प्रकाश किरणें हैं वो समांतर आ रही हैं और हमने पढ़ा है कि जो प्रकाश किरणें समांतर आती हैं वह उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात फोकस पर मिलती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो ये बिंदु है, ये जो पॉइंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो इस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है। तो ये जो स्थिति है यानी कि जो वस्तुपिन की स्थिति है और जो लेंस की स्थिति है इसके बीच की जो दूरी है ये इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो संयुक्त लेंस है उसकी फोकस दूरी हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए, ये वो उत्तल लेंस है जो हमने इससे पहले प्रयोग में इस्तेमाल किया था और ये अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है। हमें इनको संयुक्त लेंस बनाना है तो इस तरीके से इनको एक दूसरे के कांटेक्ट में रखिए और जो ये साइड है यहाँ पर आप टेप लगा दीजिए। तो इस तरीके से ट्रांसपेरेंट जो टेप है उसे आप यहाँ इसके बॉर्डर पे लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि ये इधर उधर नहीं खिसकेंगे और अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ मजबूती के साथ अटैच रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसका एडजस्टमेंट कर लिया है। अब आप इसे इस तरीके से यहाँ पे रख सकते हैं। कोई भी लेंस आप किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हैं, आगे पीछे इसका कोई क्रम नहीं है क्योंकि ये अब एक संयुक्त लेंस की भांति कार्य करेगा। तो आप चाहें तो उत्तल लेंस को आगे की तरफ रखें और चाहें तो अवतल लेंस को आगे की तरफ रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों लेंस एक दूसरे के साथ अटैच हो गए हैं और इनके बीच बिल्कुल भी गैप नहीं है, यानी कि जो इनका प्रकाशिक केंद्र है वो एक दूसरे को टच कर रहा है। अब हमें वो नई स्थिति ज्ञात करनी है जिसमें हमें इसकी फोकस दूरी मिलेगी, यानी कि जो संयुक्त लेंस है उसकी फोकस दूरी हमें अब प्राप्त होने वाली है। तो जो प्रोसीजर है वो सेम टू सेम वही रहने वाला है, लेकिन अब जो स्थितियां हैं वो बदल जाएंगी। तो किस तरीके से स्थिति बदलेगी, कैसा नया बिंदु होगा वो ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्लोज कैमरे में भी आप देख सकें किस तरीके से जो संयुक्त लेंस है उसकी फोकस दूरी हम ज्ञात करते हैं। एक धुंधली सी इमेज आपको दिख रही होगी। जो संयुक्त लेंस हमने बनाया हुआ है उसमें एक धुंधली सी इमेज दिख रही है। धीरे धीरे जो वस्तु पिन है इसे मैं आगे की ओर ले जा रहा हूँ लेंस की तरफ और वो जो इमेज है वो और शार्प होती जा रही है। आप देख सकते हैं दोनों इमेज एक दूसरे के बिल्कुल करीब हैं और काफ़ी शार्प वो दिख गई है। यहाँ पर थोड़ा सा ये दिक्कत रहती है कि जब हम संयुक्त लेंस के लिए फोकस दूरी ज्ञात करते हैं तो जो इमेज बनती है वो बहुत ज़्यादा शार्प नहीं बनती है। नंगी आंखों से देखना इसे आसान है, लेकिन कैमरे में ये जो प्रतिबिंब है अच्छे तरीके से कैप्चर नहीं होता है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये इमेज दिखे। तो ये इमेज आपको दिख रही होगी। अब इसका एडजस्टमेंट मैं करके दिखाता हूँ आपको। दूर के कैमरे से आप इसका एडजस्टमेंट देखेंगे किस तरीके से किया जाता है और उसके पश्चात जो वस्तुपिन और प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर एडजस्टमेंट मेरे द्वारा किया जा रहा है। वस्तुपिन और प्रतिबिंब के जो टिप हैं दूसरे से मैच करने चाहिए, उनके बीच गैप नहीं रहना चाहिए। तो अब देखें इनमें पैरेलैक्स की स्थिति है। धीरे धीरे आप वस्तुपिन को संयुक्त लेंस की तरफ ले जाएं। तरीके से आपको ध्यान रखना होता है कि जो इमेज है और जो वस्तुपिन है इनके बीच में पैरेलैक्स ना के बराबर है, तभी जाके आपकी जो रीडिंग है वो बिल्कुल सही होगी। तो अब धीरे धीरे जो पैरेलैक्स है वो कम होता जा रहा है। बस इनकी हाइट एडजस्टमेंट कर लेते हैं।
और अब जो पैरेलैक्स है वो बिल्कुल 0 हो चुका है। दोनों ही टिप एक दूसरे के साथ मूव कर रही हैं। थोड़ा सा और बेहतर इसको किया जा सकता है। चलिए, तो स्थिति हमें प्राप्त हो चुकी है। एक बार क्लोज कैमरे से मैं आपको दिखाता हूं। अब हमें ये स्थिति प्राप्त हुई है। देखिए, दोनों ही एक दूसरे के साथ मूव कर रहे हैं। ये जो गैप हल्का सा आपको दिख रहा है, ये केवल कैमरे की वजह से दिख रहा है। जब हम इसको नंगी आंखों से देखते हैं तो ये बिल्कुल भी गैप इसमें नहीं दिखाई देता है। तो इस तरीके से दोनों ही टिप एक दूसरे के साथ मूव कर रहे हैं, लेफ्ट और राइट। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो संयुक्त लेंस है उसकी फोकस दूरी हमें प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर जो रीडिंग है उसे नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमने प्रयोग किया उसके पश्चात जो वस्तुपिंड की स्थिति हमें प्राप्त हुई है वह 23.5 प्राप्त हुई है, और जो लेंस की स्थिति है वो लगभग 45.3 की प्राप्त हुई है, और जो समतल दर्पण की स्थिति है वह 61.2 प्राप्त हुई है। तो इस तरीके से हमें रीडिंग प्राप्त हो चुकी है। तो यहाँ पर जो थ्योरी है या जो सिद्धांत है वो क्या कहता है? वो कहता है कि अब हमने जो उत्तल लेंस था उसे एक संयुक्त लेंस बना लिया है, अर्थात ये जो लेंस है वो एक संयुक्त लेंस की भांति व्यवहार करेगा। यहाँ से जो प्रकाश किरणें जाएंगी वे अपवर्तित होंगी, उसके पश्चात समतल दर्पण पर टकराएंगी, समतल दर्पण पर टकराने के पश्चात परावर्तन की घटना होगी, उसके पश्चात फिर से अपवर्तन की घटना होगी, और जो समांतर प्रकाश किरणें आएगी वो ठीक यहाँ पर आकर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि जो संयुक्त लेंस है उसकी फोकस दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो ये स्थिति हमें प्राप्त हो जाती है, और ये स्थिति प्राप्त हो जाती है तो हम संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अब स्थितियां बदल कर और भी रीडिंग ले लेंगे, तो कम से कम हम 4 रीडिंग और प्राप्त करेंगे, जिससे हम इसकी जो फोकस दूरी है वो सही ज्ञात कर सकें। तो अभी हमने जो प्रयोग किया उसके पश्चात जो ऑब्जर्वेशन है उसका परीक्षण करते हैं, और यहाँ पे जो उत्तल लेंस था उसकी फोकस दूरी हम ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो रीडिंग है वो 5 ली गई है। यहाँ पर वस्तुपिंड की स्थिति है जिसे मैंने ए से दिखाया है, उत्तल लेंस की स्थिति है जिसे मैंने बी से दिखाया है, और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है ये B-A होगी। प्रयोग में मैंने अच्छे तरीके से आपको बताया था। जो पहली रीडिंग हमने फाइंड की वो 27.5 प्राप्त हुई। इसके सापेक्ष जो हमें उत्तल लेंस की स्थिति प्राप्त हुई वो 38.8 प्राप्त हुई। जब इन दोनों का अंतर हम ज्ञात करते हैं तो 11.3 हमें प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार से बाकी रीडिंग भी है। यहाँ पे आपको B-A करना है और यहाँ पर फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो इस तरीके से 5 रीडिंग हमारे पास है। अब इनका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो डाटा है उसका परिणाम कैसे निकाला जाता है। तो जब हम एक से ज़्यादा परीक्षण करते हैं तो सही वैल्यू प्राप्त करने के लिए सदैव हम औसत प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे जो डाटा था देखिए, उत्तल लेंस की जो फोकल लेंथ है उसे मैंने F1 से दिखाया है। यहाँ पर हम जो अलग अलग डाटा हमें प्राप्त हुए हैं यानी कि F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 करेंगे, और अपॉन में भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसके पश्चात जो वैल्यूज थी आप टेबल से इसे एक बार नोट करें, उसके पश्चात आराम से कर सकते हैं। तो 11.3 हमें प्राप्त हुई थी, प्लस 11.1 प्राप्त हुई थी, 11.4 प्राप्त हुई थी, प्लस 11 प्राप्त हुई थी। तो 1 2 3 4 और एक वैल्यू और प्राप्त हुई थी, 11 ही हमें प्राप्त हुई थी। तो आगे पीछे हो रहा है थोड़ा सा डाटा, अपॉन 5 करना है। इसके पश्चात इसे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद ये रिजल्ट हमें प्राप्त हो रहा है 55.8 अपॉन 5 करेंगे, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 11.6 सेंटीमीटर ये वैल्यू हमें प्राप्त होगी। तो ये औसत है उत्तल लेंस की फोकस दूरी का, यानी कि जो उत्तल लेंस हमने प्रयोग में यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है, उसकी जो फोकल लेंथ है वो हमें 11.6 सेंटीमीटर प्राप्त हुई है। अब जो संयुक्त लेंस हमने लिया था उसकी फोकल लेंथ के लिए सबसे पहले टेबल को देख लेते हैं। प्रयोग का दूसरा चरण था, यहाँ पर हमने उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों को
एक साथ कंबाइंड किया था और एक संयुक्त लेंस बनाया था। तो यहाँ पर भी मैंने 5 डाटा लिए हैं। वस्तु पिन की स्थिति है, दूसरी स्थिति संयुक्त लेंस की स्थिति है और संयुक्त लेंस की फोकल लेंथ है। फॉर्मूला फिर से वही रहने वाला है, b माइनस ए यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए जो पहली वैल्यू हमें प्राप्त हुई 17.8 है, इसके रिस्पेक्ट में जो संयुक्त लेंस की स्थिति थी वो 40 प्राप्त हुई। जब इन दोनों का अंतर हम ज्ञात करेंगे तो 22.2 प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार दूसरी वैल्यू 20.9 है, इसके साथ 43.1 प्राप्त हुआ था और 22.2 हमें प्राप्त होता है। तो इसी तरीके से ये जो 5 वैल्यूज हमें प्राप्त होंगी, संयुक्त लेंस की फोकल लेंथ प्राप्त होगी, इनका भी हम औसत ज्ञात कर लेते हैं। तो ठीक जैसे हमने उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात की थी, इसी प्रकार से अब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करते हैं। अभी अभी हमने जो टेबल है उसका ऑब्जर्वेशन कर लिया है, तो वैल्यू को आप नोट करें। उसके पश्चात यहाँ पर भी हमें औसत फाइंड करना है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे फॉर्मूले का यूज करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए f इज इक्वल्स टू, आपके पास 5 वैल्यू है तो डाइट में वैल्यू लिख देता हूँ। ऑलरेडी आपको पता है हम औसत किस तरीके से ज्ञात करते हैं। सभी वैल्यू को आपको ऐड करना है और उसके पश्चात जितने नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 5 डाटा हैं, तो उन सब को आपको क्या करना है, जोड़ देना है। तो ये वैल्यूज हैं 22.2 प्लस 22.2 प्लस 22.7 प्लस 22.8 और प्लस 22.2 अपॉन क्या हो जाएगा 5। जब आप इसको ऐड करेंगे, कैलकुलेशन खुद से कीजिएगा, तो ये वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है 112.1 अपॉन क्या करेंगे 5 करेंगे, और इस तरीके से जब आप डिवाइड करोगे 5 से तो ये वैल्यू प्राप्त होगी 22.42। तो ये वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है इतनी सेंटीमीटर। यानी कि जो संयुक्त लेंस है उसकी फोकल लेंथ, उसकी फोकस दूरी 22.42 सेंटीमीटर प्राप्त हो रही है। अब जो फोकल लेंथ है, यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान भी दीजिए, जो फोकस दूरी है वो बढ़ गई है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो संयुक्त लेंस है उसकी क्षमता कम हो चुकी है। फोकस दूरी बढ़ने का अर्थ होता है कि जो क्षमता है वो कम हो रही है। फोकल लेंथ और जो पावर है, इन दोनों में रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। अब हमें ध्यान देना है कि जब दो लेंसों को संयुक्त रूप में रखा जाता है तो जो परिणामी फोकस दूरी प्राप्त होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो यहां पर जो f2 है ये अवतल लेंस की फोकस दूरी है। जो हमने संयुक्त लेंस लिए हैं उसमें पहला लेंस उत्तल लेंस था जिसकी फोकल लेंथ हमने f1 से डिनोट की है, जो संयुक्त लेंस था उसकी फोकल लेंथ हमने f से डिनोट की है। तो यहां पर जो वैल्यू प्राप्त होगी f2 इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/f1 हो जाएगा। तो अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहां पे 1/f इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/f2। f2 की वैल्यू कितनी है 22.42 माइनस 1/11.6। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के पश्चात ये वैल्यू प्राप्त होती है माइनस 24.03 सेंटीमीटर। तो इसको अच्छे तरीके से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो नेगेटिव में वैल्यू प्राप्त हुई। इसको देखिए माइनस 24.03 सेंटीमीटर प्राप्त हुई है। तो जो अवतल लेंस हम प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस की फोकल लेंथ सदैव ऋणात्मक होती है। तो हमारे रिजल्ट में भी ये प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से हम प्रयोग द्वारा किसी भी अवतल लेंस की फोकल लेंथ ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रयोग में हमने उत्तल लेंस का प्रयोग किया और समतल दर्पण का प्रयोग किया। तो ठीक इसी प्रकार आप भी प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह प्रयोग समझ में आया होगा। आप ध्यान दीजिए कि जो लंबन की स्थिति होती है, केवल वो अगर आपको दूर करनी आ जाए तो कोई भी प्रकाश से संबंधित प्रयोग आप आसानी के साथ कर सकते हैं। जो प्रयोग से संबंधित सावधानियां हैं वो वीडियो के अंत में आपको दिख जाएंगी। धन्यवाद। आप अपनी पढ़ाई जारी रखें।